एक कहावत है चंबल की कि चंबल की जे बानगी बात करें दो टूक। एक हाथ में मूछ है, एक हाथ बंदूक। मूछ यानी इज्जत। जब जब यहाँ इज्जत पर आँच आई है, लोगों ने हथियार उठाए। यानी न्याय नहीं मिलता था, पुलिस से न्याय नहीं या प्रशासन से न्याय नहीं मिलता था, तो बाबा के पास जाते थे और फिर बाबा उनकी मदद करते थे। जो मानसिंह डकैत थे उन्हें रॉबिन हुड नाम इसलिए दिया, अंग्रेज अखबारों ने उनको नाम दिया रॉबिन हुड। जब ही उनका मंदिर बना है और पूजा हो रही है, लोग पूज भी रहे हैं। महिला और बच्चों पर कभी अत्याचार नहीं किया। अगर जिसने भी अत्याचार किया तो वो उनकी बंदूक की गोली का निशाना हुआ। जैसे आज है कि कोई अधिकारी बनना है, आज कोई बनना है, तो पहले भी ये रहता हो कि अब भी डकैत बने भैया। नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा और हम इस समय खेड़ा राठौड़ में हैं। खेड़ा राठौड़ बाह विधानसभा जो है और ये जो आगरा की जो 9 विधानसभाएं हैं, फतेहपुर सीकरी और आगरा की, उसमें ये आती है विधानसभा। पास में ही लगता है राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा। जहाँ पे हम खड़े हैं खेड़ा राठौड़ में, यहाँ से आप थोड़ा 1-8 किलोमीटर आगे चलेंगे तो चंबल नदी पड़ती है 1-2 किलोमीटर आगे, और चंबल नदी बहती है, उसके ठीक पार मध्य प्रदेश लग जाता है। मतलब यूपी के कई छोरों में से एक छोर पे हम खड़े हैं। लेकिन इस विधानसभा में, इस गांव में आने का प्रयोजन क्या है? आगरा से 75 किलोमीटर दूर, 80 किलोमीटर दूर यहाँ पे आने का मतलब क्या है? ये मानसिंह का गांव है। कौन मानसिंह? जो इतिहास में डाकू मानसिंह कहे जाते हैं और जिनको स्थानीय लोग बागी मानसिंह कहते हैं। मानसिंह जो 1939 से लेकर 1955 तक चंबल के बीहड़ों में सक्रिय रहे, गैंग बनाया। मुठभेड़ में 1955 में मौत हुई। बेटे भी गैंग में शामिल थे तो बेटों की भी मौत हुई। और कहानी बहुत लंबी और लगी बजी सी है। मानसिंह का मंदिर है और उनके पड़पोते यहाँ पे हैं जो उस कहानी को जितना जानते हैं, जितना सुनते आए हैं अपने पुरखों से, उतना बताने की कोशिश करेंगे। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? धीर सिंह राठौड़। धीर सिंह राठौड़। धीर सिंह राठौड़। तो धीर सिंह राठौड़ मतलब खेड़ा राठौड़ मतलब यहाँ पे राजपूतों की संख्या ज़्यादा है क्या? ज़्यादातर। हाँ। अच्छा। तो मानसिंह की कहानी क्या है? मैं तो डकैत कहूँगा, आप कहिएगा बागी, हमको पता है। क्योंकि मैं एक बार और चंबल में हो के आया 1-2 बार, तो मुझे यही सुनाई दिया, यही ट्रेडिशन होता है। आइए बताइए, कहानी बताइए। मैंने पूछा दादा मानसिंह जी 1935 के आसपास बागी हुए, करीबन 35 के आसपास। अच्छा, आइए बैठिए आराम से। हाँ। 15-20 साल गुरु चला अपना। वो बागी होने का मुख्यतः कारण कुछ आपसी परेशानियां भी थी। आपस में ब्राह्मणों से झगड़े थे। ब्राह्मणों से झगड़े थे उनके? हाँ। अच्छा। और ब्राह्मण ही अपने साथ थे गिरोह में सबसे ज़्यादा। क्या झगड़ा था, पता है आपको कुछ? वो पानी आनी को लेकर पहले हो जा रही करते थे झगड़े। पानी मत भरो, वहाँ से पानी मत भरो। हाँ, वो धीरे धीरे बड़ी लड़ाई हो गई। तो पहली लड़ाई में हमारे दादाजी ठाकुर जसवंत सिंह मारे गए, मानसिंह जी के बड़े लड़के। उस समय डाकू नहीं बने थे मानसिंह जी? जी, उस समय बागी नहीं थे। अच्छा। उसके बाद मानसिंह जी को जेल हो गई। उसमें जसवंत सिंह मारे गए, उससे पहले जो लाठी चली थी ब्राह्मणों से, उसमें मानसिंह जी को जेल हुई। तो उसके बाद उनके बड़े लड़के बेहड़ कूद गए, जसवंत सिंह। अच्छा। तो जसवंत सिंह मारे गए। बीहड़ कूद गए मतलब बागी हो गए? बागी हो गए। अच्छा, यहाँ पे बीहड़ कूदने का मतलब बागी हो जाना। अच्छा। तो वो मारे गए। उसके बाद मानसिंह जी को जब देश आज़ाद हुआ तो वहाँ से छोड़ दिए गए सारे कैदी, तो उनको भी छोड़ दिया गया। उससे पहले उनके छोटे लड़के तो जो 3 लड़के और थे, जसवंत तहसीलदार सिंह, सूबेदार सिंह और धनवंत सिंह, ये लोग अपने भाई का बदला लेने के लिए जंगल में कूद गए। तो उनके साथ फिर मानसिंह जी भी चले गए। बेटों के पीछे से पापा चले गए। हाँ। तो एक कहानी हमको लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने किसी नौकर से कहा कि दुनाली लाओ और हवाई फायर करो। नहीं, नौकर से नहीं कहा। हाँ। पहली लड़ाई जब कुएं पे हुई, कुएं पे हुई थी पानी भरने को लेकर। हमारे मोहल्ले में ही एक रहते थे, अपने ठाकुर ही थे, वो बाहर नौकरी करते थे। तो ब्राह्मणों से झगड़ा था। तो बाबा ने कहा उस कुएं पे मत जाना, वहाँ ब्राह्मणों से झगड़ा है, अपने कुएं से भर लो। वो थोड़े झगड़ालू टाइप थे, तो उनने वहाँ जाके अपनी बल्लम गाड़ दी और पानी भरने लगे। जब ब्राह्मणों ने रोका तो वहाँ झगड़ा हो गया तो उनकी मारपीट की।
तो अपने यहाँ इधर से भी लोग पहुंच गए, तो वहाँ झगड़ा ज़्यादा होने लगा। तो अपने यहाँ एक नौकर रहता था, अच्छा, दमरुआ। दमरुआ। अच्छा, तो वो अब टोपीदार बंदूक चलती थी उस समय, तो वो बंदूक लेके गया, दार बंदूक मतलब जो मसाला भर के चला फरमाज जो कहते हैं। भर के चलाई जाती है। तो उसने वो फायर कर दिया, तो उसमें एक ब्राह्मण और एक बड़ाई, 2 मारे गए वहाँ। तो वहाँ से ये लोग फरार हो गए, जसवंत सिंह जी। पहली बार वही तभी बुढ़िया में कूदे। वो पहले उसमें मान सिंह जी को जेल हो गई थी। अच्छा, उसी में जेल हुई है, ठीक है। और उसके बाद बाकी तीनों भाई भी, जसवंत जी की मौत हुई, तीनों भाई भी कूद गए। आप किन के वंशज हैं जसवंत चारों भाई में से? मान सिंह जी के जो बड़े लड़के थे जसवंत सिंह जी उनके। आप उनके वंशज हैं, मतलब जो सबसे पहले बीहड़ में कूदे थे, ठीक है। ये फिर 1939 से लेके 55 तक लोग बताते हैं कि वो बीहड़ में रहे। और कितने केस वगैरह दर्ज हुए, उनके ऊपर क्या कहानी है? इस तो ये पुलिस झूठे भी लगा के रख देती है, उसमें तो कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं। जो अपने से झगड़ा था वो कुछ लोग मारे गए, और या पुलिस ज़्यादातर मारी गई, क्योंकि जो पुलिस पीछे जाती थी तो गोली चलती थी। मान सिंह जी का उनका हमारे गिरोह में ये नहीं था कि हम भागें, भागी पुलिस पीछे आ रही, पुलिस गोली चला रही तो अपन भी गोली चला रहे, तो उसमें पुलिस ज़्यादा मारी। घर में तस्वीरें हैं लोगों की? घर में आपके पास दिखाइएगा यार मुझे। मंदिर में ही है। मंदिर में ही है, आइए देखते हैं, मंदिर में चलते हैं, बात करते हैं। तो मंदिर कब बना उनके याद में मान सिंह जी का? 1985 में, 85 में बना, जब तहसीलदार उनके सबसे छोटे लड़के जेल से छूट के आए। सरेंडर किया था उन्होंने? नहीं, वो पकड़े गए थे मध्य प्रदेश में, गोली चली थी, उनके पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने मारने की भी कोशिश की, लेकिन एसएफ वालों ने उनको बचाया। उन्होंने कहा मैं शेर को पकड़ा तो शेर को जिंदा लेके जाऊंगा। अच्छा। और अब इसके बाद मान सिंह जी 55 में मुठभेड़ में ख़त्म हुए, बाकी दोनों कितना बड़ा गैंग बना लिया था उन्होंने? गैंग का क्या साइज था, क्या था? गैंग में करीब 50 आदमी थे। 50 आदमी हो गैंग? हाँ, वैसे तो ज़्यादा थे। उसमें पहले अपने गिरोह में रूपा पंडित जी अपने कुल पुरोहित थे, वो अपने साथ थे। कुल पुरोहित मैंने गैंग में शामिल हो गए? हाँ, और अपने नगर आके लाखन सिंह तोमर, वो भी अपने गिरोह में थे। लेकिन रूपा और लाखन में ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद पे झगड़ा होता था, तो बाबा ने लाखन को कहा तुम अपने गिरोह अलग कर लो, क्योंकि जी हमारे कुल पुरोहित हैं, इन्हें तो नहीं छोड़ पाएंगे। बाबा ने कहा कि रूपा पंडित को नहीं छोड़ेंगे, तुम अपना लाखन तुम अलग कर लो। नहीं, एक आध मारे जाओगे यहाँ आपस में। तो फिर लाखन सिंह ने अपना गिरोह अलग कर लिया था उस समय। अच्छा जी, जब बाबा फरार थे, जब तक जब जीवित थे तब तक ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद कोई बात नहीं चला, सभी जातियाँ कोई दिक्कत नहीं रही। जब मानसिंह बाबा खत्म हो गए, जब रूपा पंडित जी को गिरोह का चार्ज मिला, उसके बाद ये लाखन सिंह में इनमें झगड़ा चला, ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद उस समय शुरू हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि जब ये लोग बीहड़ में रहते थे, बीहड़ एकदम गांव के पीछे ही आपका बीहड़ शुरू हो जाता है, लगाई है अपना नीचे लगाई हुआ है, जो घर पुलिस ने तोड़ दिया था। तो अब वो बीहड़ जो है वो क्या मतलब ऐसे, मतलब आप ऐसे बताइए जैसे आप किसी शहर के एक आदमी बंदे को बता रहे हैं जिसको नहीं पता बीहड़ में क्या होता था, है ना? तो क्या जब वारदात करने के बाद वापस आते थे, कभी का आराम करने घर पे वापस आ पाते थे कि बीहड़ में फिर रह गए तो रह गए? पहले तो बीहड़ में ही घर पे ही रहते थे शुरू में, जब पुलिस ज्यादा पीछे पड़ गई फिर नहीं आए वापस। अच्छा, फिर तो जंगल में ही रहना पड़ा। शुरुआत में जब फरार हुए उस समय तो घर ही रहते थे, पुलिस आती थी तो अपने निकल जाते थे बाहर। मंदिर दिखा दीजिए, मंदिर और तस्वीरें दिखा दीजिए, आइए। तो ये मंदिर है मान सिंह जी का, किसकी किसकी मूर्ति लगी है सर? ये मान सिंह जी हैं लेफ्ट में, जो मैं समझ पा रहा हूँ, बाएं तरफ। और दादी हैं, क्या नाम था? श्रीमती रुक्मणी देवी, मान सिंह जी की पत्नी जी। अच्छा, ये दोनों लोगों की क्या मंदिर बना 1985 में, और ये है मान सिंह जी की फोटो। हाँ, अच्छा, और ये कौन है? तहसीलदार, ठाकुर तहसीलदार, सबसे छोटे बेटे जो पकड़ा गए थे हाँ, पैर में गोली लगने पर। अच्छा, और ये कौन है? ये भी तहसीलदार सिंह की है। अच्छा, तहसीलदार जी की है। अच्छा, और ये साथ में ये कौन है? जसवंत सिंह के बड़े लड़के, ये सबसे बड़े लड़के, सबसे बड़े, हाँ, सबसे बड़े लड़के के बड़े बड़े लड़के। लड़के भारत अच्छा, मतलब आपके दादाजी के सबसे बड़े लड़के। तो ये आपके बड़े पापा हैं मतलब, हाँ, है ना? ये आपके बड़े पापा हुए। क्या कहानी है इनकी इस फोटो की कहानी है? ये जंगल से ही चले गए थे जब तहसीलदार गैंग में थे? जी हाँ,
उस समय जी गैंग में थे अच्छा, क्यों चले गए थे? वो दादाजी से कुछ झगड़ा हुआ है इनका जब तहसील जी से? हाँ अच्छा। जब तहसीलदार सिंह जी पकड़े गए गोली लगी उनको तो उनने भगा दिया इनको जो कि तुम भाग जाओ, हमें तो गोली लगी, हम तो भाग नहीं पाएंगे, जो बच जाए वही ठीक है। तो जिन लोगों को जबरदस्ती वहाँ से भगा दिया गया। जब बाबा को मालूम पड़ा तो बाबा ने कि तुम यहाँ चले आए मुंह दिखाने और तुम चाचा को पकड़वाया है अपने को। अच्छा जी मतलब बाबा ये डाटा कि तुम अपने यहाँ भाग आए और तुम चाचा को पकड़वा दिए वहाँ पे। अच्छा। तो अपने रामायण जो पढ़ते थे उसको लेकर बंदूक रखे और चले गए, आज तक उनका कोई पता नहीं। बिगड़ में से ही चले गए? जी वैसे भी वो वैसे थे थोड़े धर्मात्मा टाइप, जैसे कोई पकड़ है तो रात में अगर पहरे पर जो बैठता है ना तो उनको बिठा दिया तो पकड़ को ही भगा देते थे, जो भाग जाते थे। मतलब कोई अच्छा यहाँ पे लोग समझ नहीं पाए हो तो बता दें, जैसे कोई व्यक्ति अगवा किया जाता था जब गैंग द्वारा वसूली के लिए, तो उसको यहाँ पे नॉर्मल भाषा में पकड़ कहते हैं। तो हाँ किडनैप कर लेते ना, जैसे किडनैप कर लेते थे तो उसको पकड़ कहते हैं यहाँ पे। तो ये बता रहे हैं कि जो इनके बड़े पापा थे जो चले गए तो वो इतने अच्छे स्वभाव थे, कहीं पकड़ को ही फरार करवा देते थे। जैसे उनको पहरे पे बिठा दिया और सब सो रहे हैं तो वो पकड़ को भगा देते थे, मैं तू भाग जाए मार डालेंगे। अच्छा हाँ ऐसा था उनका। इस तरह के भी डकैत होते हैं? हाँ अच्छा। और पिताजी मान सिंह जी के बारे में क्या कहानियां चलती हैं? लोग बताते हैं कि 185 हत्याएं, पुलिस वालों की भी हत्याओं का केस था उनके ऊपर। चलती तो हत्याएं तो होती हैं उसमें। मान सिंह बाबा ने कभी कोई गलत काम नहीं किया उस समय। लड़कियों की शादी कराना और ये सब बहुत काम करते थे, पंचायतें करना, सलाह मशवरा कराना लोगों का, आपस में झगड़े ना होने देना, बहुत काम किए उस समय। जैसे गिरोह चलाने के लिए जैसे फरार हैं वहाँ खर्चा तो कहाँ से आएगा, जमीन बंजर थी उस समय, ये हमारी जमीन अभी ये मिली है, तो उस समय खर्चा चलाने के लिए डकैती कभी नहीं डाली उनने, पकड़ करना शुरू कर दिया। जैसे उनने देख लिया ये कोई अच्छा पैसे वाला है तो उन्हें 20,000 दे सकता है तो उससे 10,000 लिए और उसको छोड़ देते थे। मतलब वो पैसा क्या वो पैसा क्या के लिए वो पैसा जाता था लड़कियों की शादियों में और वैसे कामों में, सब गैंग में जो मेंबर उनको भी खाने वाने का खर्चा, खाने पीने का, कारतूस का खर्चा, बंदूक लेना। कहाँ से आती थी? ये तो सब अधिकारियों से वैसे ही मिल जाती थी, लूट के। हाँ, नहीं लूट के भी कुछ मिली, कुछ खरीदी भी। और क्या वर्दी पहनना शुरू कर दिए थे? खाकी वर्दी पहनना शुरू कर दिए थे लोग? हाँ खाकी वर्दी पहनते थे। हाँ कुछ लोग नहीं, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, नहीं जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है दो तरह के, एक तो पुरानी फिल्में देखिए तो धोती और काला कपड़ा पहन के टाइप का जो पहनते थे, कोई धोती कुर्ता, और वो जो जिसको पहनना वही पहनते थे। खाकी तो ये पुलिस की वर्दी छीन ली तो कुछ वैसे नए रंगरूल लोग फरार हो जाते शौक में, तो वो ले लेते थे, वो पहनते थे। ना बाकी नए रंगरूट वाले इसका खाकी वाकी पहन लिया। वो पहन लिया करते थे वैसे। कभी गए बिहड़न में? हाँ हम तो रोज बेड़ में ही रह रहे हैं। नहीं, वैसे गए कि नहीं? वैसे जैसे घर वाले गए? नहीं वैसे कभी नहीं गए। अच्छा। हाँ पिताजी आपके? ना पिताजी भी नहीं गए। पिताजी क्या किया आपके? पिताजी हमारे उनकी डेथ हो गई। क्या करते थे? मैं जानता खेती, किसान थे। जब दादाजी फरार थे तब पिताजी हमारे ग्वालियर पढ़ा करते थे। अच्छा जी दादाजी फरार थे तो पिताजी ग्वालियर में पढ़ते थे। आप बता रहे थे कि आपके परिवार से? दादाजी के बड़े भाई थे नवाब सिंह जी, मान सिंह जी के बड़े भाई। अच्छा। हाँ उनके नाती थे रणवीर सिंह, उसी टाइम वो DIG सेलेक्ट हुए थे जब बाबा फरार थे। अच्छा, एक ही परिवार में एक डाकू भी, बागी भी है आपके हिसाब से, और एक परिवार में एक पुलिस अधिकारी भी फरार थे साथ में। अच्छा। हाँ उन जो DIG हैं रणवीर सिंह जी, उनके पिताजी भी फरार थे, दर्शन सिंह जी। अच्छा जी पूरा परिवार ही था। पूरा परिवार ही फरार? हाँ और पूरा परिवार ही लगभग बागी हो गया था, और गैंग एक ही था। रणवीर सिंह ने भी उनके तो वहाँ मेरठ जो बटालियन है BSF की, उनके नाम से ही है। BSF में आज भी उनके नाम की कस्में खाई जाती हैं। हम ईमानदार बनेंगे तो रणवीर सिंह जैसे बनेंगे। बहुत ईमानदारी से काम किया उन्होंने। अब यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ पे लोकल स्तर पे पत्रकारिता भी करते हैं, कुछ और चीज़ें जानते भी हैं, तो हम उनसे भी थोड़ी स्थिति को समझने की, कहानियाँ सुनने की और जानने की कोशिश करेंगे। मोहन आइए भैया, आप भी आ जाइए। आखिरी गैंग यहाँ पे बिहार में कब ख़त्म हुआ? 80-85 के करीब, 85-86 में ख़त्म। हाँ ये पंजाबी सिंह वगैरह जो 2-4 छोटे मोटे बागी जो हुए, मतलब राजपूतों का जो गैंग था। हाँ
अच्छा वैसे मुख्यतः तो खत्म हो गया था जब तहसीलदार सिंह को जेल से छोड़ा गया था, उसी समय अच्छा 350 करीब बागी अपने बटेश्वर में हाजिर हुए थे, सिलेंडर किया था, और 450 अपने ग्वालियर फूलबाग पे, इसमें मोहर सिंह, माधव सिंह वगैरह ये सब ठाकुर तहसीलदार सिंह के उससे ही हाजिर हुए थे। अच्छा, यहाँ पे और लोग भी हैं जो पत्रकार भी हैं, तो वो लोग भी कुछ कहानियाँ बता रहे थे हमको डाकुओं के बारे में, बागियों के बारे में। अगर यहाँ पे आप लोगों की बात का सम्मान करते हुए कहा जाए तो ये 85-86 में लोग बता रहे हैं कि जो राजपूतों का गैंग था वो ख़त्म हुआ। बिहार में और भी गैंग सक्रिय थे उस समय। यहाँ चंबल में, दोस्त आपका पहले? मेरा नाम रवि परियार है, और यहाँ पर चंबल में राजपूती नहीं, हर जाति से डकैत हुए हैं, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे ब्राह्मण हो, या हिंदू या मुसलमान। ऐसा नहीं है, जिसने भी अत्याचार हुआ है कि एक कहावत है चंबल की, चंबल की जे बानगी बात करें दो टूक, एक हाथ में मूछ है एक हाथ बंदूक। मूछ यानी इज्जत। जब जब यहाँ इज्जत पर आँच आई है, लोगों ने हथियार उठाए। तो चंबल में जिस पर भी इज्जत पर आँच आई है, किसी भी जाति का हो, और चूंकि यहाँ पर राजपूत की बात की जाए तो ये क्षेत्र में राजपूत ज़्यादा हैं, इसलिए ज़्यादा की संख्या में यहाँ राजपूत उगे हैं। और पहले जो युग था 50 से 60 के दशक का, तो बागी युग इसलिए था कि वो बगावत की थी, उन्होंने लोगों की आवाज़ उठाई थी। जैसे बाबा मान सिंह है, तो बाबा मान सिंह जब डकैत रहे थे तो 500 सदस्य थे उनके गिरोह में। करौली राजस्थान से लेके चकन नगर इटावा तक उनकी हुकूमत थी। अच्छा। इन्हीं बीच में उन्हें मालूम पड़ जाती थी कि किसी गरीब कन्या की शादी है, तो उनके यहाँ पर जाके वो शादी के लिए जो भी धन था, इतना बनता था, वो देते थे और गरीब कन्याओं की शादी कराते थे। यही कारण है कि बाबा की आज गांव में पूजा होती है। ठाकुर बाबा के नाम से हम लोग पूजते हैं उन्हें। कहानी किस्से अपने जो दादा परदादा सबसे हमने कहानी किस्से उनके सुने हैं कि जब बाबा निकलते थे यहाँ से राजस्थान तक, तो पहले ही जो मालूम पड़ जाती थी कि उनका गिरोह आ रहा है, और जहाँ उनकी जो तंबू लगाकर रुकते थे, जिन्हें न्याय नहीं मिलता था, पुलिस से न्याय नहीं या प्रशासन से न्याय नहीं मिलता था, तो बाबा के पास जाते थे और फिर बाबा उनकी मदद करते थे। अच्छा जी। उस समय पुलिस सिस्टम पे भरोसा कम था क्या लोगों का? पुलिस का भरोसा बिल्कुल नहीं था कि अंग्रेजी काल की जो हुकूमत की जो पुलिस थी उससे डर लगता था। इतनी यहाँ के लोग अनपढ़ थे, जानते नहीं थे कि कानून क्या है। अगर कोई जैसे घटना हो जाती थी तो पुलिस के पास जाते, पता नहीं पुलिस कैसा बर्ताव करेगी। उससे ज़्यादा वो डकैतों पर और बागियों पर विश्वास करते थे। उनके पास जाते थे, उन्हें कोई अत्याचार करता था उनके ऊपर तो उनके पास जाते थे, उन्हें न्याय मिले, और न्याय मिलता था। जो 50-60 का युग था। फिर उसके बाद में जो 90 के दशक स्टार्ट हुआ तो डकैत, फिर तो कई यहाँ पर डकैत ऐसे हुए हैं जो लूटते थे, फिर विश्वास उनसे ख़त्म हुआ। वहाँ पर कौन थे डकैत? आखिरी डकैत कौन थे? आखिरी के 3-4 चंबल में जो आखिरी डकैत रहे विष्णु परिहार, जो 2007 में शायद उनका इनकाउंटर हुआ था, विष्णु परिहार चंबल का। उसके बाद कोई डकैत चंबल में नहीं हुआ। विष्णु परिहार। पुलिस भी देखा जाए तो आजकल की जो पुलिस है पहले से अलग है। सर्विलांस के जरिए आजकल आसानी से पकड़े जाते हैं, तो इसलिए कोई पनप नहीं पा रहा है। पहले की पुलिस में और अब में अंतर भी है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ समय से पुलिस सहयोग भी करने लगी है और पुलिस पर विश्वास हुआ है। कोई बता रहा था मुझे कि पहले पुलिस चौकी थी और मानसिंह के चक्कर में थाने बना दिए गए। ये एक विधानसभा है, वहाँ विधानसभा इतनी बड़ी विधानसभा नहीं है, लेकिन यहाँ पर 9 थाने हैं। आधे से ज़्यादा थाने इसलिए हैं कि यहाँ पर जब मानसिंह बाबा जब जाते थे, पेड़ौरा है, इन गांवों में उनके तंबू लगाकर रुकते थे, तो इसलिए थाने बनाए गए। पेड़ौरा, मनसुखपुरा, बासोनी और खेड़ा राठौर, ये थाने चंबल के किनारे और यमुना के तलहटी में बने हुए हैं। तो इसलिए बनाए गए थे कि बाबा जब यहाँ रुकते थे तो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने यहाँ पर इतने थाने, वैसे तो मुझे लगता है कि 4-5 थाने ही इतनी विधानसभा में होने चाहिए थे, तो ये 9 थाने हैं आज विधानसभा में। एक विधानसभा में 9 थाने हैं और 2 सीओ। बड़ी संख्या है। 2 सीओ, 2 क्षेत्राधिकारी बैठते हैं, एक पेनाट और एक बाहा। अभी कोई गैंग सक्रिय है? अभी कोई गैंग सक्रिय नहीं है। एक हेलो गैंग आप बता रहे थे, जैसे चंबल का जैसे जैसे दशक बदले हैं और मायने भी बदले हैं। तो यहाँ पर जब 50 से 60 के दशक में बागी युग चला था तो बगावत करते थे, लोगों के बागी हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद में डकैत युग शुरू हुआ था, तो लूटते थे और जो भी पैसे वाले उनको लूट कर ले जाते, डकैत कहलाते थे। लेकिन उसके बाद में युग शुरू हुआ अपहरण करता। बिचौलियों की भूमिका से कुछ दिन 2000 के जो दशक था उसमें जैसे दिल्ली, मुंबई दूर दराज से अपहरण करके लाते थे बिचौलियों की भूमिका से, और यहाँ पर उनकी फिरौती वसूली जाती थी। जैसे वहाँ से उन्होंने, किसी ने यहाँ 5 लाख के आगे के डकैत को बेच दी
और वो फिर 20 से 25 लाख में वो डकैत उससे वसूलते थे। ये युग हुआ। लेकिन आजकल देखा जाए तो ये 2020 का जो युग है, यहाँ पर जो दशक है, इसमें हेलो गैंग के नाम से सक्रिय हैं, जो अब लैपटॉप वाले लुटेरे हो गए यहाँ पे। लैपटॉप वाले बागी है क्या? हाँ, तो लैपटॉप से आसानी से ये लोग देश के कई कोने कोनों में, जो देखा जाए कई प्रदेश हैं, चंबल में बैठकर वहाँ से ये ऑनलाइन ठगी करते हैं, जिस पर पुलिस ने हालांकि शिकंजा कसा है, उन तक पहुंची है पुलिस। कई ऐसे तो ये भी मतलब अभी भी एक गैंग सक्रिय है, अगर ऐसे कहने के हिसाब से देखें तो अभी भी एक गैंग सक्रिय है यहाँ। हेलो गैंग। हेलो गैंग। समय के साथ साथ चंबल के मायने भी बदलते रहे हैं। जैसे 4G नेटवर्क आया है वैसे वैसे फिरौती निकालने, ऑनलाइन ठगी यहाँ से चंबल से लोग करते हैं। हालांकि पुलिस ने कई उन्हें पकड़ा है और ऐसे कई गिरोह जेल भेजे हैं। हाँ, मुझे कोई बता रहा था अभी यमुना और चंबल नदी के बीच का, और वो उधर फ़ोन पे बतिया रहे हैं, वही बता रहे थे। तो एक चीज़ देखी जाती है चंबल में कि जैसे आप बता रहे थे, कई सारे कास्ट ने, कई सारे धर्मों ने अलग अलग गैंग बनाए हैं। तो आप भिंड मुरैना की तरफ जाइए तो उधर पहुंचिए तो और इस इलाके में पहुंचिए तो पता चलता है कि सबसे बड़ी जो बागी थी उधर की फूलन देवी थी उस इलाके में। ठीक है, चंबल के उस इलाके में सबसे बड़ी बागी फूलन देवी थी। तो और वो निचली जातियों से आती थी, कथित रूप से निचली जातियों से आती थी। तो कैसा कोऑर्डिनेशन रहता था गैंगों के बीच में तमाम दूसरे, क्योंकि कई सारे गैंग सक्रिय रहते थे एक समय पे। यमुना और चंबल के बीड़ों में अंतर माना कि यमुना के जो बीड़ में डकैत होते थे वो शेड्यूल कास्ट से ज़्यादातर होते थे, और चंबल की पट्टी के सबसे ज़्यादा छत्री हैं चंबल की पट्टी में, राजपूत हैं। तो यहाँ के राजपूत गैंग ज़्यादातर पनपता था, तो उन्हें चंबल के इतना वरीयता नहीं देते थे चंबल के गैंग, जो यमुना के गैंग से डकैत हुआ करते थे। अच्छा, चंबल के गैंग यमुना गैंग में इतना बनता नहीं था, कभी बनी नहीं। और ज़्यादातर चंबल में वही चंबल में सबसे ज़्यादा रखे, क्योंकि यहाँ हम जो खड़े हैं बात तहसील में, ये मध्य प्रदेश राजस्थान का बॉर्डर है। यमुना, उटंगन और चंबल नदी के बीच बसा हुआ ये बात तहसील है। तो यहाँ पर जो डकैत हुआ करते थे चंबल में, एक बड़ी संख्या में डकैत रहते थे। वो राजपूत जाति से भी थे, ब्राह्मण जाति से भी थे, और लेकिन यमुना में होती कम ही डकैत हुए हैं। और फूलन देवी की बात की जाए तो भदरौली में ही यहाँ से ही उनका हुआ था। फूलन देवी सीमा परिहार है, उनका भी काफ़ी गिरोह सक्रिय रहा था। निर्भय गुर्जर, ये 90 के दशक के हैं। जगन परिहार, जिन्होंने ब्राह्मणों के 101 ब्राह्मणों को मारने की कसम खाई थी, वो काफ़ी फेमस चर्चा में रहे थे। और एक हमारे गांव पड़ता है तासौन, वहाँ से कुछ ब्राह्मणों के कान भी काट लिए थे। वो जातिगत रिवलरी थी। हाँ, तो इसीलिए ज़्यादा दिन नहीं चल पाए थे। यहाँ जब बागी युग था, जब बाबा थे, तो कभी बाबा ने किसी के साथ जातिगत वो नहीं किया था। सभी धर्मों के या जो भी है जिसे अन्याय हुआ रहा है उसके साथ उसे अपने साथ लिया था। और क्या यार, मतलब किस्से वस्से कुछ हैं मान सिंह के बारे में आप लोगों के पास? मान सिंह के किस्से क्या हैं इस पूरे गांव में? कोई बता रहा था माधो सिंह थे, जादूगर हो गए थे बाद में। माधो सिंह यहाँ एक बासोनी थाना क्षेत्र का एक गढ़िया गांव है। माधो सिंह डकैत हुआ करते थे, वो जादू सीख गए थे। और जब उन्होंने सरेंडर कर दिया था उसके बाद में वो बहुत अच्छे जादूगर कहलाए, और देश के कोने कोने में उन्होंने अपनी कला, डकैत तो थे ही लेकिन उन्होंने अपनी कला से लोगों का मन वो लिया था कि ये भूल गए, करने लगे थे। मनोरंजन हाँ, कौन बता किस्से वस्से कौन बता रहा था दोस्त? जैसे कि मान सिंह के किस्से वगैरह जो गाँव में फेमस होते हैं, जैसे लोग बता रहे थे कि शादी करवाते थे। वो किससे ये रहते थे, बताते हैं जो बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जो मान सिंह डकैत थे उन्हें रॉबिन हुड नाम इसलिए दिया, अंग्रेज अखबारों ने उनको नाम दिया रॉबिन हुड। वो रॉबिन हुड इसलिए हुए कि बताते हैं कि जो भी गरीब जो लड़कियों की शादी वो साल में सैकड़ों की तादाद में लड़कियों की शादी करते थे, और कोई मतलब खुद खर्चा करते थे पूरा सारा। तो हाँ, उनका ये रहता था। और दूसरा, उनने जब भी उनका बागपना रहा चंबल में, तो उनका एक इतिहास रहा कि एक तो कभी बुजुर्ग और महिला और बच्चों पर कभी अत्याचार नहीं किया। अगर जिसने भी अत्याचार किया तो वो उनकी बंदूक की गोली का निशाना हुआ। हाँ, वो मतलब उनका ये है कि कभी अगर किसी ने, जैसे अपहरण वगैरह भी बताते हैं कि जो बुजुर्ग बताते हैं कि कभी बच्चों का अपहरण नहीं हुआ, किसी महिला पे मतलब बहुत इज्जत थी, मतलब महिलाओं के प्रति उनकी बहुत इज्जत थी, मतलब बहुत इज्जत करते थे। तो आज जो है जब भी उनका मंदिर बना है और पूजा हो रही है, लोग पूज भी रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी थी उनकी, और जो किस्से कहानियाँ आज भी उनके जो है लोगों को जो सुनते हैं वो भी सम्मानजनक, मतलब भले ही बागी रहे मगर सम्मानजनक मतलब रहता है उनका। और चुनाव वाला क्या किस्सा बता रहे थे दोस्त तुम? संजय 1991 की बात थी। जी, जसवंत नगर से सीट से माननीय मुलायम सिंह चुनाव लड़ रहे थे। उनके समक्ष बाबा तहसीलदार भी चुनाव लड़ रहे थे। तो किसी ने सूचना दी
कि वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग की जा रही है मुलायम सिंह के द्वारा। अच्छा। तो उन्होंने अपनी राइफल उठाकर कि देखते हैं कैसे बूथ कैप्चरिंग हो रही है। तो वहाँ पे जहाँ मतदान पेट कर रखी थी तो वहाँ पे अपनी गाड़ियों में भर के कुएं में पटक दी। कुएं में? जी, वहाँ पे चुनाव फिर दोबारा हुआ। अच्छा जी। अच्छा। और तुम बता रहे थे यार कि कोई स्कूल बना था, क्या हुआ? हाँ, ऐसा ना सर, जैसे लोग बताते हैं कि यहाँ एक गांव पड़ता है चौमरदपुरा के पास में, एक चंबल घाटी स्कूल स्थापित हुआ था उस टाइम पे, काफ़ी साल पहले की बात है? ये काफ़ी जब सरेंडर हुए थे डकैत, तो उस टाइम की बात है कि करीब 300 से 400 डकैतों को सरेंडर कराया था जो गवर्नर थे सुब्बा राव जी, तो उनके सानिध्य में हुआ था। बताते हैं कि तो उस टाइम पे कि क्या मांग थी कि आगे से मतलब डकैतों को मतलब ना बने और ना पनपे, तो इसके लिए क्या किया जाए, क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार हो। तो उनके बच्चों के लिए एक स्कूल चंबल घाटी करके उस वक्त स्थापित किया, जो आज भी है, और उसमें भी बच्चों आज भी पढ़ रहे हैं, और वहाँ उससे शिक्षा का विस्तार भी हुआ। मगर आगे फिर वो उनकी कहानी जो है वहीं ख़त्म हुई और आगे नहीं चली जो शिक्षा के स्तर। मगर आज भी मतलब जैसे जो बताते हैं कि जो हमारे चंबल का जो पानी है वो उसे बोलते हैं तामसी पानी। अच्छा। हाँ, तामसी पानी होता है, कठोर। तो अगर हम उस पानी को पीते हैं तो हमारे अंदर एक तामस पैदा होता है, मतलब तामस यानी गुस्सा। तो ये तामसी पानी इसका कठोर जल है जो हर आदमी बताते हैं कि नहीं झेल पाता, और ये तामस तभी ये है कि बगावती मतलब पैदा हो जाता है, बगावती। सो तो पानी थोड़ा संभल के पीना चाहिए। संभल के पीना चाहिए, बिल्कुल सही है। और अंकल जी कहाँ गए जो बता रहे थे शेर वेर कुछ मार दिया था? अंकल जी कहाँ गए वो? अच्छा, वो उधर खड़े हैं। अंकल जी, आप कुछ बता रहे थे, शेर वेर मार दिया ऐसा कुछ? अरे वो अपने पुरखा लोग बताते हैं कि इसमें जब उसमें बैड में रहते थे तो शेर कोई बता दें कि शेर के सामने कोई पड़ता नहीं है, तो बताते हैं उनने शेर मारा था, उस टीले से दूसरे टीले से शेर मारने से शेर उनके पास ही आया था, ये बताते सुनते हैं। अच्छा, शेर उनके पास आया था और शेर मार दिया था? हाँ, शेर को मारा था कि वो शेर निकलने नहीं देते शेर के पास से। शेर बताते शेर को कोई मार नहीं पाता है। अच्छा, यहाँ पे सबके घर में कोई ना कोई बिहाड़ में रहा ही है लगभग। तब जंगल में शेर बहुत ज्यादा जानवर रहते थे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि सबके घर में कोई ना कोई बिहाड़ में रहा ही है, मतलब सब यहाँ के लोकल लोगों में अधिकतर घर में किसी ना किसी रिलेशन बिहाड़। बैड में तो घर ही है सब। नहीं मतलब बिहाड़ में मतलब बागी। बागी रहे, मतलब ज़्यादातर गाँव से मतलब जो है ज़्यादातर माने तो मतलब इस पट्टी में चंबल में आओ तो सबसे ज़्यादा मतलब बागी हुए हैं किसी न किसी गाँव से। मतलब ये रहा है कि मतलब पहले रहता होगा कि भाई ये वो जैसे आज है कि कोई अधिकारी बनना है, आज कोई बनना है, तो पहले भी ये रहता होगा कि हम भी डकैत बने भैया, कि हम भी बागी बने, तो ऐसा कुछ क्रेज रहा होगा, तो ज़्यादातर गांव से रहा होगा। मगर आज तो ज़माना बदल गया है, लोग IAS IPS बनने की सोच रहे हैं, लोग गैंग भी चला रहे हैं। हाँ। अब तो बैड में कोई लकड़ी काटने को जाने को मंजूर नहीं है, जो कहते हैं लकड़ी ले आओ, लकड़ी लेने को भी मंजूर नहीं है अब तो बैठ जाने के लिए। अब जाते ही नहीं है, घर घर सुरक्षा है, घर घर अब सिलेंडर है। अब बैड में जाने को बच्चे भी पढ़ने के लिए स्कूल जाने को तैयार हैं, लेकिन अब स्कूल जाएंगे बिहाड़ में जाने? बैड नहीं जाते। तो ये बिहाड़ की थोड़ी सी कहानियाँ थी, मान सिंह के किस्से थे जिसको लोग कहते हैं बागी थे। आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी हम ज़रूर जानना चाहते हैं। आप ललन टॉप UP देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।